Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is special class for all entrance exam of mathematics. Now today we are going to discuss the solution of test series 1. जो हमने full length टेस्ट लिया था उसके सॉल्यूशंस को आज हम डिस्कस करेंगे. अब जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये जो टेस्ट सीरीज है आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड किया जाएगा. तो जो भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया गया है या फिर आप नंबर नोट कर सकते हैं 8983667184. इस नंबर पे आपको मैसेज करना है तो मैं आपको जो भी ग्रुप है उसके लिंक प्रोवाइड कर दूंगा तो वहां से आप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं. तो ग्रुप पे आपको तो डेट आपको लिखी हुई है तो उस डेट पे जैसे कि हर 2 दिन के बाद एक टेस्ट होगा. जो पहला टेस्ट था वो 20 को था, अभी नेक्स्ट टेस्ट कल होगा यानी कि 23, फिर 26, 29. इस तरीके से 2-2 दिन के गैप में एक टेस्ट होंगे. तो आपको जो टेस्ट है वो 5 PM के बाद प्रोवाइड किया जाएगा और आप उसके जो आंसर की है जो भी रिस्पॉन्स होगा आप मेरे नंबर पे सेंड कर सकते हो और जो आंसर की होगी मैं आपको 12 के बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा तो वहां से आप चेक कर सकते हैं. और जो स्टार्टिंग के 3 या 5 रैंक होंगे मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा, व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा. और सबको पर्सनल में सेंड करना है. जो भी आपको रिस्पॉन्स होंगे चाहे आपको 1 मार्क्स आए 10 मार्क्स आए, ये इट डजेंट मैटर कि आपको कितने मार्क्स आते हैं, आपको जो भी मार्क्स होते हैं आपको सेंड करना है और आपको बताना है कि आपको कितने मार्क्स हैं. आपको पर्सनली बताना है मुझे और जो भी टॉप 3 या टॉप 5 होंगे उनके मार्क्स को मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा. तो ठीक है, प्लीज जो भी लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके. और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करें. तो स्टार्ट करते हैं आज का सॉल्यूशन. अब जैसे पार्ट ए के तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट ए के और कुछ क्वेश्चंस पार्ट बी के अटेम्प्ट करते हैं. अब जैसे कि पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि एक सीरीज का क्वेश्चन है यानी कि एक सीक्वेंस आपको दी होगी, आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसके नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे या फिर मिसिंग नंबर. तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक तो आपको मिसिंग नंबर पूछा जाता है या फिर आपको नेक्स्ट के 2 या 3 टर्म कौन से वो. अब इस नंबर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहला नंबर है 20, 50, -71, 82, 14. अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी नहीं है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी नहीं है, किसी का क्यूब नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है. बट क्या करना है, एक तो देखो कभी कभी हम 2-2 का गैप देखते हैं या फिर अगर फिर भी ना मिले तो हम इसको रिवर्स करके, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इस चीज को रिवर्स कर दूं यानी कि 20, 50, -71, 82 और 14, अगर मैं इस तरीके से देखूं तो मुझे कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है. अगर ध्यान से देखो तो कोई ये पैटर्न नहीं. बट अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूं 02, 05, 17, 28, 41, तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके बीच का गैप है 3, इसके बीच का गैप है 11 और इसके बीच का गैप है 13. तो अगर ध्यान से देखो तो ये एक प्राइम नंबर दिख रहा है. जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं. तो अब इसके बीच में कुछ तो गैप होगा, ठीक है. अब 17 और 5, तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा, 5 होगा और इसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा वो 7. तो हम चेक कर सकते हैं अगर मैं यहां पे 5 ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 10, यानी इसके बीच का गैप कितना है 7 और 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 11 और फिर 13. यानी कि इस हर नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो प्राइम नंबर है और बाद में इसी नंबर को सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है और ये हमारा सीक्वेंस है. अब अगर इसी को मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा 01, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बाकी ए सी डी ऑप्शन रॉन्ग. अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को अगर मैं देखूं तो फाइंड द मिसिंग नंबर. अब इसमें से मिसिंग नंबर एक्स निकालना है. तो इसमें ट्रिक ये थी कि आपको जो डायगोनल एंट्री है उनके स्क्वायर का सम लेना है. जैसे कि 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर. तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 + 9, यानी कि ये हो जाएगा 34. ठीक है.
और उसके बाद जो एंटी डायगोनल की एंट्री है, देखो ये एंटी डायगोनल के जो एंट्री है उनका प्रोडक्ट लेना है और दोनों का डिफरेंस 0 आना चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट 34, तो 34 माइनस 34 कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। यानी कि इसका रूल ये है कि जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट है उनका स्क्वायर करके सम करना है और जो भी एंटी डायगोनल यानी कि बैकवर्ड डायगोनल के एलिमेंट उनका मल्टीप्लीकेशन लेना है। तो ऐसे यहां पे 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 5 और 5 1 जा 5, तो 5 - 5 0। जैसे यहां पे क्या करेंगे, 7 0 जा 0, अरे 0 का स्क्वायर 0 और 7 का स्क्वायर 49 यानी कि 49। तो अब यहां पे ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे कि जिसका मल्टीप्लीकेशन 49 होगा, तो यहां पे 7 रखना होगा। तो देयरफॉर जो हमारा आंसर होगा वो 7 करेक्ट हो जाएगा, बाकी ए सी डी। तो रूल ये था कि द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल एंट्री माइनस प्रोडक्ट ऑफ बैकवर्ड डायगोनल एलिमेंट, तो दोनों का डिफरेंस लेना है वो कितना होना चाहिए, 0। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल एलिमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ बैकवर्ड डायगोनल एलिमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन था जो कि एक गेट का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में ये है कि मान लो, पहले देखो क्वेश्चन क्या कहा कि 4 लोग हैं, ठीक है, ए है, बी है, सी डी, ये 4 लोग हैं। इसमें से किसी एक ने क्राइम किया है। पहला कंडीशन तो ये किसी एक ने ही क्राइम किया है। अब ये क्या कह रहा है कि इसने क्राइम किया है, ए ने। डी कह रहा है कि हाँ ए ने क्राइम किया है। बी कह रहा है कि मैंने क्राइम नहीं किया, मतलब ये कह रहा है कि मैंने क्राइम नहीं किया है, बट सी कह रहा है कि बी क्राइम किया है। मतलब देखो पहला कंडीशन क्या है, ए कहता है आई डिड इट, मैंने क्राइम किया है। डी कहता है कि आई डिड, मतलब कि ए ने क्राइम किया है। बी कहता है मैंने क्राइम नहीं किया है, बट सी कहता है कि आई डिड, कि बी ने क्राइम किया। अब ध्यान से सुनो, अब अगर ए सही कह रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसने क्राइम किया है, और सपोज अगर ये गलत कह रहा है इसका मतलब इसने क्राइम नहीं किया। अब अगर इसने क्राइम नहीं किया है तो इसका मतलब डी भी यही कह रहा है कि इसने क्राइम नहीं किया, मतलब दोनों झूठ बोल रहे हैं, बट इसमें से कोई एक पर्सन ही झूठ बोल रहा है। तो कंडीशंस क्या है कि मुझे वो बताना है कि जो फॉल्स कर रहा है, बट इसमें दोनों ही लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ए ने क्राइम किया है, मतलब ए ने क्राइम किया है। इसने कहा आई डिड इट, तो इसका मतलब ए ने क्राइम किया है, और डी भी कह रहा है कि ये क्राइम किया है, मतलब दोनों सही कह रहे हैं। मतलब ये भी कह रहा है कि सही, ये भी कह रहा है सही, मतलब इन दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। अब किसी एक ने ही क्राइम को कमिट किया है। अब मैं कह रहा हूं जब ए ने कहा कि मैंने क्राइम किया है, तो मतलब ये दोनों में से किसी ने क्राइम नहीं किया है, तो इसका मतलब बी बोल रहा है कि हाँ मैंने सही कहा था कि बी ने क्राइम नहीं किया है, मतलब ये तीनों सही कह रहे हैं। अब ये बीच में आके होशियारीगिरी कर रहा है, ये कह रहा है कि बी ने क्राइम किया। अब भैया जब ए ने एक्सेप्ट कर लिया है, इसने एडमिट कर लिया है कि हाँ मैंने क्राइम किया, तो ये क्यों बीच में पटेली कर रहा है? तो इसका मतलब अब ए इससे कहेगा कि भैया ऐसा नहीं है, ए ने ही क्राइम किया। जब मैं कह रहा हूं कि मैंने क्राइम किया, तो ये बीच में आके टांग क्यों अड़ा रहा है? तो इसका मतलब जो ये क्या कह रहा है, झूठ कह रहा है, क्योंकि जब एक स्टेटमेंट ऑलरेडी ट्रू है तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो देयरफॉर कि जो सी वाला स्टेटमेंट है वो कह रहा है, वो झूठ कह रहा है, बाकी ए बी डी राइट कह रहे हैं। तो देयरफॉर ए वाला राइट हो जाएगा, बाकी बी सी डी रॉन्ग हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन में ये प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन है कि 16 बॉल्स हैं, 4 each of the color violet, indigo, white and gray are put in a box and a mix. If 4 balls are picked at a random without replacement, the probability that all 4 balls are of same color. मान लो एक बॉक्स में 16 बॉल्स हैं, ठीक है, 16 बॉल्स हैं, 4 अलग अलग कलर के हैं, मतलब 4 ग्रुप बना देते हैं। एक में कौन से कलर का है, सपोज एक में मान लो वायलेट कलर का है, एक में इंडिगो कलर का है, एक में व्हाइट कलर का है, एक में ग्रे कलर का है। अब क्या करना है, मुझे 4 बॉल सेलेक्ट करने हैं। तो हर एक में कितने कलर के आने चाहिए कि चारों सेम कलर्स के होने चाहिए। अब चारों सेम कलर्स के होने चाहिए, तो हो सकता है कि मैं चारों वायलेट के निकाल दूं। तो जब मैं चारों वायलेट के निकालूंगा तो पहले मेरे पास ऑप्शन कितने होंगे, पहले मेरे पास 16 बॉल्स होंगे, और लेकिन मुझे सिलेक्ट कहां करना है, टोटल बॉल्स कितने हैं 16। अगर मैं इसमें सिलेक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास टोटल बॉल्स कितने हैं 16, बट मुझे सिलेक्ट कौन सा करना है, सिर्फ वायलेट करना है।
तो मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे 4। लेकिन सेकेंड टाइम मेरे पास कितने बॉल्स है 15 और 15 सेम कलर के चॉइस करते हैं, कितने ऑप्शन होंगे 3। फिर ऐसे ही 14 में से 2 ऑप्शन होंगे और 13 में से 1 ऑप्शन होंगे। अब अगर यहां से इसे कैंसिल करूं तो ये 4, यहां से कैंसिल करूं तो ये 2 हो जाएगा, 3 से कैंसिल करूं तो ये 5, तो 5 2 जा 10 और इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ है। कितने बॉल्स है मेरे पास, 16 बॉल्स है, ठीक है। 16, 15, 14, 13, देखो 4 हो गया, 3, 2, 1 और नीचे कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, 15 आ रहा है, 14 और 13। तो यहां से 4 कैंसिल करेंगे 4 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 2 हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे 10, ठीक है। तो यहाँ पे 10 और ये 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14 प्लस 13 यानी कि 182, यानी कि आंसर आ रहा है 1820। तो ऐसे हर एक के होंगे, अभी तो मैंने वायलेट से सिलेक्ट किया है, तो ऐसे इंडिगो के होंगे, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, और जब भी और वाला केस आता है ना उसमें ऐड करते, तो यानी कि सब ऐड हो जाएगा 4। अब इसी को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 4, फिर यहां से 2, 22 से कम 5 और ये 5, तो यानी कि जो आंसर हो जाएगा 1/455, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी ए बी डी ऑप्शन रॉन्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि द स्क्वायर हैज अ साइड 5 सेंटीमीटर स्मॉलर देन द साइड ऑफ द सेकेंड स्क्वायर। मतलब 2 स्क्वायर गिवन है। मान लो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 स्क्वायर है, एक छोटा स्क्वायर एक बड़ा स्क्वायर है, ये जितना भी होगा ये उससे एक कम है, ये छोटा ये बड़ा, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि जो इसका एरिया है ना, अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है एक्स स्क्वायर, वो कितना है इस छोटे का 4 टाइम्स है, मतलब इसका जो भी एरिया होगा तो इसका एरिया क्या होगा x माइनस 5 का स्क्वायर। अब ये पूछ रहा है कि बड़े का स्क्वायर क्या होगा, अरे बड़े का जो साइड है, मतलब ये जो x है इसके साइड कितनी होगी, मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। एक तो इसे हम फाइंड भी कर सकते हैं, अगर मैं इसे फाइंड करूंगा ना तो यहां से एक्स स्क्वायर का एक टर्म्स होगा, यहां से एक्स स्क्वायर के टर्म्स, यानी हो सकता है वो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले और वहां से रूट निकाल देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। 2 वैल्यू आएगी, एक वैल्यू मतलब फॉल्स होगा और एक वैल्यू इसमें से ट्रू होगी। अब ध्यान से सुनना, एक तो ये एक मेथड है कि आप इसे सॉल्व करो, और एक मेथड है जो कि आपको एग्जाम में यूज करना है, वो है एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है आपको वैल्यू पुट करके देखना है। वैल्यू पुट करके देखना है मतलब एक ऑप्शन है, अब ध्यान सुनो, इसमें असल में ये जो सेकंड वाला है ना, ध्यान से देखो, ये सेकंड वाला स्मॉलर का है, क्योंकि देखो ये इससे 5 का गैप, इसके बीच में 5 का गैप, इसके बीच में 5 का गैप, इसके बीच में 5 का गैप, मतलब हमें ये निकालना है कि आंसर 10 है या फिर 15.10 है या फिर 8.50 या फिर 5। अब अगर मैं 10 पुट करता हूं तो 10 का स्क्वायर 100, ये 4 इंटू 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर, तो ये पहला सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि बड़े वाले का 5 होगा, बड़े वाले का 10 और छोटे वाले का 5, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट ही क्या हो रहा है राइट, और बाकी सारे ऑप्शन आप पुट करके देखोगे तो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो देयरफॉर ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी ऑप्शन बी सी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉमर्स से रिलेटेड है, यानी कि कमर्शियल मैथमेटिक्स है, कि फिस्कल डेफिसिट वाज 4% ऑफ द जीडीपी इन 2015 and that increased to 5% in 2016. If the GDP increased by 10% from 2015 to 2016, the percentage increase in the actual fiscal deficit. पहले ध्यान सुनो, पहले क्या कह रहा है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4% है जीडीपी का 2015, उसके बाद 5% उसको इंक्रीज कर दिया जाता है 2016 में, और अगर मैं जीडीपी को 2016 में इंक्रीज कर दूं कितने परसेंट से, 10% से, तो द परसेंटेज इंक्रीज, तो जो एक्चुअल फिस्कल डेफिसिट है उसमें वो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास 2 इयर्स का डेटा है, 2015 एंड 2016। तो अगर मैं कह रहा हूं कि जीडीपी सपोज मेरे पास 100 है, तो 2015 में कि इसका
फिजिकल डेफिसिट है वो कितना है 4%, तो 100 का 4% कितना है 4। तो याद रखना है जब भी ऐसे एंट्री होगी हमेशा हमें 100 लेना है, क्योंकि 100 से परसेंटेज निकालना सिंपल होता है। अब क्या कह रहा है कि 2016 में उसको इंक्रीज कर दिया जीडीपी को 10%, यानी कि 110 हो जाएगा। अब अगर 5% से इंक्रीज कर दूं, तो अगर मैं इसका क्या कह रहा है कि उसको 5% इन 2016, यानी कि 2016 में ये इंक्रीज करके 5% कर दिया, तो 100 का 5% कितना होता है 5, और 10 का 5% कितना होता है 0.5, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5.5%। तो अब ये एक्चुअल डेफिसिट इंक्रीज कितना हुआ, तो अगर मैं देखूं तो ये जो मेरा एक्चुअल फिजिकल डेफिसिट है वो इंक्रीज हो रहा है डिफरेंस 1.5 का। तो जो 1.5 का अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालूं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, इसे मैं कैंसिल करूंगा 25, या फिर सिंपल मैं 2 जीरो लगा के 150 को 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना 3, और फिर 30 का कितना हो जाएगा 728, और फिर लास्ट में 50, यानी कि जो आंसर है 37.50 हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग, यानी कि इसमें जो हमारा ये ऑप्शन से राइट होगा, बाकी ए बी डी ऑप्शंस रॉन्ग। अब ये कह रहा है कि देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें हमको केयरफुली क्वेश्चंस के एक एक वर्ड को रीड करना होता है अच्छे से, तो आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ सकते हो। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं ये क्वेश्चन ने पूछा क्या है। असल में ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 4 लोग हैं, ठीक है, एक तो राम है, ठीक है, एक तो राम है, एक तो जॉन, राम, जॉन, और कौन कौन है, कृष्णा एंड आमिर, ठीक है। ये कह रहा है कि एक कंपनी में मान लो मैनेजर चाहता है कि ये चारों लोग काम करें और हमेशा पेयर में काम करेंगे, ठीक है, मतलब राम, जॉन, कृष्णा, ये अमीर के सारे पेयर्स में काम करेंगे, बट कोई भी पेयर एक साथ 5 से ज्यादा घंटे काम नहीं कर सकता। अब उसने पहले क्वेश्चन में ये कहा कि राम एंड जॉन हैव वर्क टुगेदर फॉर 5 years, यानी कि जो राम और जॉन है ना, इनका पेयर हो चुका है, मतलब अब राम और जॉन आपस में पेयर नहीं बना सकते। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर सपोज मैनेजर ये चाहता है, मैनेजर का नाम है मोहन, कि जॉन के साथ किसको काम दे ताकि बाकी लोग भी अपना काम कंटिन्यू कर सके। कंपनी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जॉन को काम दे दूं और बाकी सब बैठ जाए, तो ऐसे काम करना है, जॉन के साथ एक ऐसा पेयर बनाना है ताकि बाकी लोग भी काम कंटिन्यू करें। तब मैं कह रहा हूं जॉन के साथ राम का काम पूरा हो गया, यानी कि जॉन के साथ पेयर बन सकता है या तो कृष्णा का, या तो जॉन के साथ बन सकता है आमिर का। अब उसमें और भी कंडीशन दिया है कि कृष्णा एंड आमिर हैव अ वर्क एज अ टीम इन 2 hours, कि कृष्णा और अमीर ने आपस में एक काम कर चुके हैं 2 घंटे के लिए। कृष्णा डज नॉट वांट टू वर्क विद राम, अभी जो कृष्णा है ना ये राम के साथ काम नहीं करना चाहता। अब मैं कह रहा हूं कृष्णा राम के साथ काम नहीं करना चाहता है, तो इसका मतलब या तो जॉन के साथ काम करेगा या तो आमिर के साथ काम करेगा, यही इसके पास ऑप्शन है। अब ध्यान से सुनो, सपोज मैं मान लेता हूं कि अगर ये आमिर के साथ काम करेगा, अगर ये आमिर के साथ काम कर रहा है तो इसका मतलब जॉन के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं, इसे राम से काम करना पड़ेगा। बट इसने राम के साथ 5 घंटे काम कर चुके हैं और कंडीशंस ये है कि कोई भी 2 पेयर आपस में 5 घंटे से ज्यादा, मतलब कोई भी 2 नहीं, कोई भी पेयर आपस में 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। अब इसके पास जब राम ऑप्शन ही नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे जॉन है, ये राम के साथ काम नहीं कर सकता, मतलब जॉन जो है वो राम के साथ तो काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये इसके साथ काम करेगा तो मैं चाहता हूं कि काम कंटिन्यू हो, मतलब इसके पास मजबूरी है कि राम के साथ काम करे, तो ये पेयर हो नहीं सकता, मतलब इसका मतलब ये भी पेयर नहीं हो सकता। तो जॉन के साथ हमेशा कौन काम करेगा, के। अगर ये इसके साथ काम कर रहा है तो इसका मतलब जो हमारा कृष्णा होगा वो किसके साथ काम करेगा, आमिर के साथ काम करेगा। तो देयरफॉर अगर मोहन चाहता है कि जॉन को किसके साथ काम दे ताकि काम कंटिन्यू चले, तो जॉन के पास एक ही ऑप्शन है कृष्णा, तो जॉन कृष्णा के साथ काम करेगा और आमिर राम के साथ करेगा, तभी हो सकता है कि जो हमारा काम चल रहा है वो कंटिन्यू चले। तो यानी कि मोहन जो मैनेजर है, अगर वो चाहता है कि किसी को साथ जॉन को काम पे लगाए
तो जॉन क्वेश्चन क्या पूछा था कि whom should राम allot to work with a John if he want to all the worker to continue working। तो इसके पास एक ही ऑप्शन है कृष्णा, बाकी बी सी डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि 5 कंजुगेटिव प्राइम नंबर लेना है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 इज 143 एंड द सम ऑफ द लास्ट 3 इज 59 देन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट थर्ड एंड 59 अरे थर्ड एंड फिफ्थ, यानी कि 5 प्राइम नंबर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट हमें थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है। 5 प्राइम नंबर है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि जो स्टार्टिंग के 2 प्राइम नंबर है ना उनका प्रोडक्ट 143 है और जो आखिरी के 3 प्राइम नंबर है उनका सम करने पे 59 है। तो हमें इन तीनों का क्या फाइंड करना है, सम ऑफ स्क्वायर, यानी कि इनका स्क्वायर करके सम फाइंड करना है। अब ध्यान सुनना, प्राइम नंबर तुम्हें पता है ना 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो हमें क्या करना है, वो 2 प्राइम ढूंढने हैं पहले जिनका प्रोडक्ट 143 होगा, बस बात खत्म। ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो 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 सकता, हो गया खत्म। 11, 13, 17, 19 एंड 23। अब इनका सम करेंगे तो 59 आ रहा है, प्रोडक्ट करेंगे तो 143 आ रहा है। अब इनके स्क्वायर का सम लेना है तो ये हो जाएगा 121, ये हो जाएगा 189, 289, ये हो जाएगा 529 और जब प्लस करेंगे तो ये 529, 550, 650 और ये 739, 830, 939। तो ये ऑप्शंस मैंने करेक्शन किया था क्योंकि 2 ऑप्शन सी और ए मैच हो गए थे, बट इसका जो आंसर है वो कितना होगा 939। तो ये मैं चेंज करके आपको दिया था करेक्शन करके कि इसका जो आंसर होगा वो 939 होगा। तो देयरफॉर, और हाँ, जो अगर फॉर एग्जांपल हो सकता है कुछ लोग इसमें ऐसे होंगे जो वीडियोस को कभी बाद में देखें, यानी कि टेस्ट सीरीज होने के बाद, CSIR नेट के बाद या कभी भी देख सकते हैं क्योंकि वीडियोस तो हमेशा होंगी। तो इसलिए ये जो वीडियो होगी, जो भी ये पेपर है, इसको पॉज करके आप लिख सकते हो नोट करके, ठीक है। क्योंकि मैं जितने देर तक रखता हूं उतने देर में आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास प्रॉपर नोट्स रहें और अगर आप बाद में भी पढ़ते हो तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल है, ये चेक करना है। अब इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है ना वो एकदम फटाफट करना है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि ये डिविजिबल बाय 11 होगा तो बी की वैल्यू क्या होगी, और हमें रूल पता होता है कि कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल तब होगा जब उनके ऑड और इवन प्लेस के ऐड करके जो डिफरेंस लेंगे, मतलब ऑड और इवन प्लेस के सम का डिफरेंस लेंगे तो वो हमेशा 11 से डिवाइड होता है। अब ध्यान देखो, ये 4, 3, 1, तो यानी कि 4 + 3 + 1 कितना होगा 8 और b + 2, यानी कि 8 - b + 2। इसका आंसर क्या आना चाहिए, या तो 0 या तो मल्टीपल ऑफ 11। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे 6 पुट कर दूंगा तो 0 आ जाएगा। तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 6 है करेक्ट हो जाएगा, बाकी A, B, D ऑप्शन रॉन्ग। अब ये कह रहे हैं लास्ट डिजिट पूछा है 30, बाकी सब नंबर से मतलब नहीं है, तो हमें 3 से मतलब नहीं, सिर्फ 6 देखना है। और 6 का कितना भी पावर कर दो ना, याद रखना है कुछ नंबर्स है जैसे कि 6 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 9 नहीं 0, इन ऐसे नंबर है जिनका कितना भी पावर ले लो लास्ट डिजिट सेम नहीं होता, अरे लास्ट डिजिट डिफरेंट नहीं होता, यानी कि हमेशा वही रहेगा। ऐसे 9 और 4 ऐसा नंबर है जो 2-2 का साइकिल बनाते हैं, यानी कि इवन पावर पे वो सेम नंबर होते हैं, डिफरेंट नंबर होते हैं, और अगर ऑड पावर है तो सेम वही आता है। जैसे कि 4 का कितना भी पावर ले लो, सिर्फ ये चेक कर लो वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो 4 आएगा, अगर इवन है तो 6। ऐसे 9 का ऑड है तो वो 9 आएगा, अगर इवन है तो 1। बाकी जितने भी नंबर है जैसे 2 हो गया, 3 हो गए, 7 हो गए और 8 हो गए, ये 4-4 का साइकिल बनाते हैं। तो हमें चेक करना पड़ता होता है कि उसका रिमाइंडर 1 है या 2 है, 3 है, 4, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका लास्ट डिजिट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, बाकी A, B, D ऑप्शन रॉन्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो वर्किंग का क्वेश्चन काफी अच्छा होता है और ये क्वेश्चन ना अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन यही नहीं, आप कोई भी किसी भी एग्जाम दे रहे हो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कह रहा है कि A कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, मतलब एक जो है वो B 15 दिन में काम कर रहा है, B 20 दिन में काम कर रहा है। अगर दोनों साथ में काम करते हैं 4 दिन तक, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट
हिज लेफ्ट, यानी कि जो बचे हुए काम है उनका फ्रैक्शन कितना होगा। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, सिंपल अगर मैं इस क्वेश्चन को समझू तो दो लोग हैं, मान लो ए एंड बी। ए जो है कितने दिन में काम करता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, मतलब ए जो है वो 15 दिन में काम कर रहा है, बी जो है वो 20 दिन में काम कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसके टोटल काम निकालते हैं। अब टोटल काम मतलब दोनों का एलसीएम लेना है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 16, और जो डिवाइड करके मिलता है वो उसकी एफिशिएंसी होती है, यानी कि ये एक दिन में 4 काम करता है और ये एक दिन में 3 काम करता है, और दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितने काम करते हैं 7, और दोनों ने कितने दिन काम किए 4 दिन, यानी कि टोटल काम कितना हुआ 28। तो बचे हुए काम कितने होंगे, तो टोटल काम 60 है, उसमें से 28 काम हो गया, तो बचेंगे कितने 60 माइनस 28, यानी कि 32 काम बचा हुआ है, और टोटल काम कितने थे 60। तो फ्रैक्शन निकालेंगे अगर इसका, तो ये 4 से डिवाइड होके 8 आ जाएगा, और ये 4 से डिवाइड होके 15, यानी कि 8/15 ये बचा हुआ काम है टोटल काम में से। तो फिर से समझो, ए और बी है, ये 15 दिन में काम करता है, ये 20 दिन में काम करता है, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे, टोटल काम हो गया। अब इसमें से क्या करना है, ये हमारे पास एफिशिएंसी होती है, यानी कि वो एक दिन में कितने काम करता है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है 4, ये एक दिन में कितने काम करता है 3। अब 3 दिन ज्यादा कम एफिशिएंसी है, इसके लिए ज्यादा दिन लगा रहा है, ये ज्यादा एफिशिएंसी है, इसके लिए कम दिन लगा रहा है। अब ये कह रहा है कि ये लोग 4 दिन में 7 काम करते हैं। अब दोनों मिलके एक दिन में 7 काम करते हैं, तो 4 दिन में कितने काम करेंगे 28। टोटल काम 60 थे, 28 काम हो गया, तो बचेगा कितना 32 काम। 32 काम का अगर फ्रैक्शन निकालेंगे टोटल काम में से, तो 32/60 यानी कि 8/15 हो जाएगा। तो देयरफॉर 8/15 इज द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट टू द टोटल वर्क। टोटल वर्क में से जो बचे हुए काम है अगर उनका हम लोग फ्रैक्शन निकालते हैं तो वो 8/15 होगा। तो देयरफॉर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी बी सी डी ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चंस काफी सिंपल होते हैं, आपको याद रखना है जब भी यहाँ पे ऐसा प्लस माइनस और ये इन्फिनिटी तक चल रहा है तो आपको इसके फैक्टर्स निकालने, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड करना है, और अगर उनका डिफरेंस 1 है तो अगर माइनस है तो छोटा नंबर लेना है, और अगर प्लस है तो हमेशा बड़ा नंबर लेना है। यानी कि 110 को अगर मैं ब्रेक करूं तो मैं इसे 11 into 10 लिख सकता हूं। अब क्योंकि माइनस है तो हमेशा छोटा नंबर लेना है, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1। तो अगर दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है तो, और वहां पे अगर माइनस का साइन है तो ये लेना है, अगर प्लस का साइन होता तो 11 लेते। तो ये शॉर्ट ट्रिक का यूज करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा बी, बाकी ए सी डी ऑप्शन हो। ये अगर प्लस होता ना तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते 11, माइनस है इसके लिए 10 लिखेंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू 255 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जब भी ऐसे याद रखना है, जैसे यहाँ पे 255 है और ये जो x का कोएफिशिएंट है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो 1 होता है तो क्या करना है, सिंपल अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस करना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस करना है। तो जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -x + 40, और x के प्लेस पे क्या पुट करना है 255, तो -255 + 40 कितना होगा -215, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी ए सी डी ऑप्शन रॉन्ग। अब याद रखना है जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, तो याद रखना सिर्फ टर्म काउंट कर लो, कितने टर्म है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ऊपर 9 लिखना है, नीचे 9 + 1 यानी कि 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे 15 टर्म होते हैं तो 15/16, 20 टर्म होते हैं तो 20/21, तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब फाइंड आउट द फोर्थ प्रोपोर्शन। अब फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, यानी कि A/B, C/D, तो यानी कि सिंपल अगर हमें D निकालना है तो D निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है BC इंटू, तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है कि D = B × C/A, तो 8 6 48/4, तो ये कितना आ जाएगा 12, यानी कि बी ऑप्शन राइट, बाकी ए सी डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा पार्ट बी, तो 2-3 क्वेश्चन करते हैं जब तक टाइम है, उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन होंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स पूछा है, तो याद रखना जब भी आपको नेट के क्वेश्चन देखने आपको ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन ये फॉल्स पूछा है या करेक्ट पूछा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब ध्यान सुनो, द सेट ऑफ डिसजॉइंट इंटरवल्स इज काउंटेबल,
क्या कह रहा है कि जो जितने भी सेट ऑफ डिस्जॉइंट इंटरवल्स होंगे वो काउंटेबल होते हैं। तो क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? अब ध्यान सुनना, ये एक्चुअल में काउंटेबल ही होता है। अब ये कैसे होता है? अब काउंटेबल का मतलब क्या होता है? काउंटेबल का मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, एक काउंटेबल एस के साथ और एस डैश, सपोज एस अगर ये काउंटेबल है, एक कोई काउंटेबल सेट हो और जो भी हमारा गिवन सेट है उन दोनों के बीच में अगर मैं 1 1 और ऑन टू करेस्पॉन्डेंस मतलब 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन डिफाइन कर दूं तो वो हमेशा क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। या फिर किसी भी दो सेट को आपस में इक्विवेलेंट बताना है ना, तो उनके बीच में हम एक इक्विवेलेंट रिलेशन डिफाइन करते हैं। अरे इक्विवेलेंट रिलेशन बोल रहा हूं, इक्विवेलेंट मतलब वो इक्विवेलेंट होने चाहिए या फिर कह सकते सिमिलर होने चाहिए, यानी कि उनके बीच में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होने चाहिए। यानी कि बी के हर एक एलिमेंट के लिए अगर ये दो सेट है, मैं इनको कहना चाहता हूं आपस में दोनों इक्विवेलेंट है, तो इसके हर एक एलिमेंट के लिए यहां पे एक B1 होना चाहिए और B1 के हर एक एलिमेंट के लिए यहां पे एक A1 होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, अब अगर मैं डिसजॉइंट इंटरवल्स लेता हूं तो वो काउंटेबल प्रूफ करना है। अब जैसे मान लो एक सेट है, मैंने एक सेट लिया, ठीक है, इस सेट के अंदर अगर मैं कोई भी एलिमेंट उठाऊं ना तो वो एक इंटरवल होगा। इस सेट के अंदर जैसे मैंने ए उठाया तो ये एक इंटरवल है, मैं अगर बी उठाऊंगा तो भी एक इंटरवल होगा। यानी कि अगर एक एलिमेंट उठाऊं तो वो हमेशा किसके फॉर्म में होगा, ए बी के फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में। वो डिपेंड करता है किसी भी टाइप का इंटरवल हो, चाहे वो ओपन हो चाहे क्लोज हो, ठीक। अब अगर मैं कोई भी इंटरवल उठाऊं तो देयर एग्जिस्ट एक इंटरवल होगी अल्फा बीटा, जिसमें अल्फा बीटा कैसे होंगे, रैशनल हो जाएंगे, जो कि इसके अंदर कंटेन करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे इस सेट से लेके एक एस डैश तक कि अगर मैं यहां का कोई भी एलिमेंट लेता हूं, अगर जैसे ए ले लो और ए क्या होगा, एक इंटरवल होगा, सपोज ए बी एक इंटरवल है, तो इसके पास एक ऐसी इंटरवल एग्जिस्ट हो जाएगी अल्फा बीटा, जिसमें अल्फा बीटा कहां से होंगे, रैशनल से होंगे और वो इसके अंदर कंटेन करते होंगे। यानी कि जो अल्फा बीटा है वो हमेशा कंटेन करेगी जो भी ये ए बी है या फिर ओपन क्लोज जो भी होगा। बट सिंपल कहने का मतलब ये है कि यहां के हर इंटरवल के लिए यहां पे रैशनल एंड पॉइंट वाले एक इंटरवल कंटेन करेंगे, या फिर यहां के हर रैशनल के लिए यहां पे एक इंटरवल कंटेन करेगा जो कि इसको इंक्लूड करता है। यानी कि देयर एग्जिस्ट अ 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन एस एंड एस डैश। अब क्योंकि जो एस डैश है उसके जो एंड पॉइंट है वो क्या होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, रैशनल होंगे। अब बात यह आती है कि क्या हमेशा एक ऐसा एग्जिस्ट होगा जो इसके अंदर कंटेन करेगा। तो हाँ, इंटरवल का हम लोग प्रॉपर्टी है कि किसी भी इंटरवल का मैं कितना भी छोटा ले लूं, एक ऐसा इंटरवल रैशनल पॉइंट का ढूंढ के लेके आ सकता हूं जो इसके अंदर कंटेन करता है। तो देयरफॉर अगर ये सेट में दोनों के बीच में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है, अब क्योंकि इसके सारे रैशनल पॉइंट है तो देयरफॉर ये कैसा हो जाएगा, काउंटेबल, इसीलिए ये भी काउंटेबल है। तो हमें अगर किसी भी चीज को इक्विवेलेंट बताना है तो दोनों के बीच में एक 1 to 1 फंक्शन डिफाइन करेंगे, यानी कि 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है। अब सेकंड कह रहा है कि द सेट ऑफ प्रॉपर मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन इज अनकाउंटेबल। तो इसी इंटरवल के कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग प्रूव करेंगे कि जो प्रॉपर मैक्सिमा होता है फंक्शन का वो हमेशा काउंटेबल होता है। तो ये क्वेश्चन फॉल्स है। अब प्रूव कैसे करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट का यूज करना है। जैसे मान लो कोई भी ग्राफ है, मान लो एक सेट है जिस पॉइंट पे ये प्रॉपर मैक्सिमा दे रहा है। अब ये मेरे पास सेट क्या है कि जिस पॉइंट पे ये प्रॉपर मैक्सिमा, तो वो सारे पॉइंट जिस पॉइंट पे फंक्शन प्रॉपर मैक्सिमा देता है, प्रॉपर मैक्सिमा मतलब इस एंड पॉइंट को छोड़ के बाकी, जैसे इसके पास प्रॉपर मैक्सिमा कौन सा, ये दो पॉइंट है, ये तो मिनिमा है, तो ये एक इसके पास एक ही मैक्सिमा है। अब ध्यान से सुनना, अगर सपोज ये मेरे पास इस पॉइंट पे मैक्सिमा दे रहा है
तो इसके लिए मैं एक रैशनल ये कंटेन कर सकता, मतलब एक ऐसी दो पॉइंट ढूंढ सकता हूं जिसमें ये x कंटेन करता है। समझ में आ रहा है ना? अगर ये सपोज कोई भी पॉइंट है, जिस सपोज ये x एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पे फंक्शन प्रॉपर मैक्सिमा दे रहा है, प्रॉपर मैक्सिमा मतलब एंड पॉइंट को छोड़ के, ये पॉइंट मैक्सिमा दे रहा है, इसको नहीं लेना है, सिर्फ इसी पॉइंट को लेना है। तो इस पॉइंट पे अगर फंक्शन प्रॉपर मैक्सिमा दे रहा है तो हमेशा हम एक ऐसा इंटरवल फाइंड कर सकते हैं जिसको हो सकता है ऐसे और इस तरीके का फंक्शन डिफाइन कर दूं, और इस पॉइंट पे प्रॉपर मैक्सिमा दे रहा है तो हर दो पॉइंट के लिए मैं एक ऐसा इंटरवल डिफाइन कर सकता हूं जिस पॉइंट पे इसके और भी बहुत सारे क्या होंगे, प्रॉपर मैक्सिमा होंगे। अब ध्यान से सुनो, हमने अब भी देखा कि हर इंटरवल के लिए मैं एक ऐसा इंटरवल डिफाइन कर सकता हूं जो उसमें कंटेन करता है, ठीक है। तो यानी कि कोई भी फंक्शन हो, अगर इस पॉइंट पे ये एक प्रॉपर मैक्सिमा, जैसे मान लो ये x1 है और इस पॉइंट पे ये क्या दे रहा है, प्रॉपर मैक्सिमा दे रहा है, यानी कि इसको छोड़ के अगर ये प्रॉपर मैक्सिमा है तो मैं मान लो ये मैंने पहला इंटरवल एग्जिस्ट होगा जो इसको कंटेन कर रहा है, और इसमें हो सकता है कि और भी बहुत सारे प्रॉपर मैक्सिमा और मिनिमा हो, तो मैं इसके लिए एक इंटरवल ऐसा कंसिडर कर सकता हूं जिसमें इसको छोड़ के और कोई प्रॉपर मैक्सिमा ना हो। अब अगर मैं इस इंटरवल को यहां कट कर दूं तो इसके पास एक ही प्रॉपर मैक्सिमा है, तो देयरफॉर हर एक इंटरवल ए बी के लिए मैं ऐसा इंटरवल सी डी कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं जो कि इसके एंड पॉइंट कहां से होंगे, रैशनल से होंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस डिफाइन करूंगा हर उस पॉइंट पे जिसपे प्रॉपर मैक्सिमा दे रहा है, और उसके एक एग्जिस्ट होगी क्या, एक इंटरवल जो इसको कंटेन करता है, तो उसके लिए मैं एक ऐसा इंटरवल बना सकता हूं, फॉर एवरी इंटरवल देयर एग्जिस्ट इंटरवल सच दैट देयर डज नॉट कंटेन एनी प्रॉपर मैक्सिमा, कि उसके पास और कोई प्रॉपर मैक्सिमा कंटेन ही नहीं करेगी, ऐसा इंटरवल हमेशा मैं डिफाइन कर सकता हूं। अब देखो ये हमें इसके अंदर कोई प्रॉपर मैक्सिमा कंटेन कर ही नहीं, सपोज इस पॉइंट पे प्रॉपर मैक्सिमा है तो इसके लिए मैं एक छोटा सा इंटरवल डिफाइन कर दूंगा जिसके पर इसको छोड़ के और कोई प्रॉपर मैक्सिमा होंगे नहीं। तो पिछले वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूं कि इस इंटरवल के लिए जिसपे ये मेरा प्रॉपर मैक्सिमा कंटेन कर रहा है, मैं एक ऐसा इंटरवल डिफाइन कर सकता हूं जिसके एंड पॉइंट रैशनल से होंगे और उसके अंदर इस पॉइंट को छोड़ के और कोई मैक्सिमा नहीं होगा, तो वो दोनों फंक्शन आपस में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होंगे। तो देयरफॉर ये जो फंक्शन है ये काउंटेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरवल ढूंढ रहा हूं ना, जब मैं मैप डिफाइन करूंगा इस इंटरवल और इस सारे इंटरवल, ये वो इंटरवल है जिसको कंटेन करते हैं, और ये वो इंटरवल है जिसके पास और कोई प्रॉपर मैक्सिमा नहीं होगा, और इसकी जो एंड पॉइंट है वो रैशनल होगी, वो आपस में इक्विवेलेंट होंगे। तो देयरफॉर ये काउंटेबल हो गया, बट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अनकाउंटेबल, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव कर सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ पावर सेट। अब डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन, अब सीधी सी बात है कांस्टेंट फंक्शन, इसे हम डायरेक्ट नॉर्मली प्रूव कर सकते हैं। वी नो दैट कि अगर मैं रियल वैल्यूड फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन ले रहा हूं तो कांस्टेंट फंक्शन किसके इक्विवेलेंट होता है, रियल नंबर, यानी कि वो अनकाउंटेबल है। अब ध्यान सुन, एक रिजल्ट पता होता है कि अगर मैं कोई अलिफ नॉट लूं तो अगर इसके पावर सेट की जो कार्डिनिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 अलिफ नॉट, और 2 अलिफ नॉट कितना होता है, C। अल्जेब्राइक नंबर हमेशा काउंटेबल होता है, ये पता होना चाहिए कि जो अल्जेब्राइक नंबर है वो हमेशा काउंटेबल होगा, और उसका पावर सेट लेंगे तो 2 अलिफ नॉट हो जाएगा, तो इसकी कार्डिनिटी C है। तो इसी के इक्विवेलेंट सारे डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे। अब मैं कह रहा हूं कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है या जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। अब कंटिन्यूअस के अंदर ही तो कंटेन करता है डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि जितने भी डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं वो हमेशा उसकी कार्डिनिटी कितनी होती है, C, यानी कि वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है। तो दोनों आपस में कैसे हैं, इक्विवेलेंट है। तो क्वेश्चन तो C क्या हो गया, ट्रू हो गया। और फोर्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द क्वेश्चन सेट ऑफ एन अनकाउंटेबल सेट मे बी काउंटेबल, यानी कि अगर मान लो कोई एक सेट है ये अनकाउंटेबल है
और मैं एक ऐसा इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर दूंगा कि जिसका क्वोशंट स्पेस क्या होगा, काउंटेबल होगा। पहले तो हम समझते हैं ये क्वोशंट स्पेस या फिर क्वोशंट सेट होता क्या है। जैसे कि मान लो अगर मैं कोई सेट ले, ये कॉन्सेप्ट कहां से डेवलप होता है, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने सेट ले लिया, ये कुछ ऑपरेशन इस पे मैंने अप्लाई कर दी। मान लो कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर दे रहा हूं, जैसे कि सपोज इस सेट ए पे मैं एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूं। और बाइनरी ऑपरेशन यानी कि कोई भी दो एलिमेंट है और इन पे जो ऑपरेशन लगा रहा हूं, ये जो आंसर आएगा सपोज सी, तो वो इसी सेट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी ऑपरेशंस का यूज करके हम क्या करेंगे, एक रिलेशन डिफाइन करेंगे। और ऐसा रिलेशन, और वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। कैसा रिलेशन होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब ये होता है, एक्चुअल में हम ये पार्टीशंस करने के लिए करते हैं। अगर मैं चाहता हूं इस पार्टीशंस को मैं अलग, इस सेट का पार्टीशंस करूं, पार्टीशन यानी कि इसको अलग अलग क्लास में डिफाइन करूं कि इस क्लास के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, जो किसी भी दूसरे क्लास के साथ मैच नहीं करेगी। यानी कि इसकी प्रॉपर्टी यहां नहीं जा सकती, इसकी प्रॉपर्टी यहां नहीं जा सकती, इसके एलिमेंट को यहां अलाउड नहीं है, इसके एलिमेंट को यहां अलाउड नहीं है। जैसे कि सिंपल अगर हम एक रिलेशन डिफाइन कर दे क्लासरूम में कि हर दो एलिमेंट तब बिलोंग करेगा जब वो एक ही क्लास के मेंबर्स हो। जैसे कि अगर मैं 11th स्टैंडर्ड है, 12th स्टैंडर्ड है, तो 11th स्टैंडर्ड के अंदर वही मेंबर बैठ सकते हैं जो उस क्लास के, उस कॉलेज के, और वो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो। अगर सपोज मेरा पूरा डोमेन यूनिवर्सल सेट कॉलेज है और उसमें दो क्लासेस, मुझे बहुत सारे क्लासेस डिफाइन कर रहा हूं, तो अगर वो 11th स्टैंडर्ड है तो वो 12th स्टैंडर्ड में नहीं जा सकता, और 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट 11th स्टैंडर्ड में नहीं जा सकता। यानी कि मैं पार्टीशंस कर रहा हूं। एक्चुअली मैंने एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर दी, एक वैलिड इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करना चाहिए। और इक्विवेलेंस रिलेशंस का ये है कि अगर कोई भी दो सेट है, दो ही क्लास ले लो, ए और बी, किसी भी सेट के अंदर, तो ये जो दो क्लास है ये या तो इक्वल होंगे या तो डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट मतलब ये अलग अलग होंगे, बट कभी भी इस टाइप का नहीं होता। यानी कि कॉमन वाले करके कुछ नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कॉमन हूं, मैं 11th में भी पढ़ूंगा और 12th में भी पढ़ूंगा। ठीक है, मैं कॉमन खिलाड़ी हूं, ऑलराउंडर हूं, मैं 11th का भी पढ़ सकता हूं, 12th का भी पढ़ सकता हूं, तो मैं 11th में भी एडमिशन लूंगा, 12th में भी एडमिशन लूंगा। तो ऐसा रूल नहीं चलता है, तो उसी को हम कहते हैं पार्टीशंस। तो पार्टीशंस में हम क्वोशंट स्पेस डिफाइन करते हैं। तो एक काम करेंगे, अब जैसे कि मान लो ये R² है, ये मेरे पास R² एक प्लेन है। ठीक है, R² एक प्लेन है, मैं इसके अंदर वो सारे लाइन डिफाइन कर दूंगा जिसके स्लोप जो है ना वो नेचुरल नंबर होंगे। मतलब लाइन कैसे होते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, और ये मैं m को बोल रहा हूं कि m इज ए नेचुरल नंबर। अच्छा, अब बात आती है ये, क्या ये इक्वेशन अगर ये नेचुरल नंबर है तो जो लाइन होंगे क्या वो अनकाउंटेबल होगा या काउंटेबल? तो क्लियरली ये अनकाउंटेबल है। क्यों अनकाउंटेबल है? क्योंकि सी पे कोई कंडीशन नहीं, एक्स पे कोई कंडीशन नहीं, और ये तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो देयरफॉर R² के अंदर जितने भी लाइन होंगे जिनका स्लोप m होगा वो अनकाउंटेबल है। यानी कि एक्स सेट के अंदर मैं वो सारे लाइन निकालूंगा जिनका कि जो y इज इक्वल टू एक लाइन होंगे सच दैट कि m बिलोंग करेगा एक नेचुरल नंबर को। मैंने एक लाइन डिफाइन कर दी जिसका स्लोप m है। अब मैं क्या करूंगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करूंगा। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करूंगा यानी कि क्वोशंट स्पेस। और मेरे पास इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसे हैं कि कोई भी दो लाइन आपस में इक्विवेलेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ y1 पैरेलल टू y2। अब एक बात बताओ, y1 y2 पैरेलल कब होगा? जब m1 इज इक्वल टू m2 होगी। बट m1 क्या है? नेचुरल नंबर। m1 क्या है? m2 भी नेचुरल नंबर होगा। तो यानी कि ऐसे कितने लाइन होंगे जो उसके साथ पैरेलल होंगे? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटेबल होता है। यानी कि मैं ऐसे कितने लाइन डिफाइन कर सकता हूं जिनका स्लोप सेम होगा। तो अब क्योंकि मेरे पास स्लोप क्या है, सिर्फ कितने ज्यादा पॉसिबल कितने मेरे पास कि उसके स्लोप क्या होंगे, तो स्लोप के लिए मेरे पास कंडीशन सिर्फ इतने हैं कि नेचुरल नंबर।
हालांकि लाइन में तो मैं चेंज कर सकता हूं, बट उसके साथ जो पैरेलल होंगे वो कितने डिफरेंट डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो एक लाइन है जिसका स्लोप कितना है 2x+3 है, एक लाइन है जिसका स्लोप कितना है 3x+3। तो वो सारे लाइन जो y इज इक्वल टू 2x प्लस यहाँ पे 4 हो, तो y पे तो कोई कंडीशन नहीं, y पे तो मैं कुछ भी चूज कर सकता हूं। बट ये दो लाइन जो है इसके पास ऐसे कितने डिफरेंट ऑप्शन होंगे, तो जितने मेरे पास स्लोप है। तो यानी कि ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, यानी कि ये दोनों इक्विवेलेंस है। तो अब क्योंकि स्लोप पे मैंने कंडीशन लगा दिया, अगर इसी स्लोप पे कंडीशन लगा दूं रियल नंबर तो हो सकता है अनकाउंटेबल, और वो क्या अनकाउंटेबल ही रहेगा। तो वहां पे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि वो हमेशा काउंटेबल होगा, मैं पूछा है कि क्या, यानी कि एक एग्जांपल दे दो, मे भी यानी कि क्या हो सकता है, पॉसिबल है। हाँ, तो ऐसा पॉसिबल है कि जो हमारा सेट अनकाउंटेबल भले हो, जो हमने सेट डिफाइन किया था कि उसके अंदर सारे लाइन है, लेकिन जो अगर हम इक्विवेलेंस रिलेशन जो क्वोशंट स्पेस डिफाइन करेंगे कि उसमें वो दो लाइन, मतलब जो इक्विवेलेंस रिलेशन ये है कि हर दो लाइन उस इक्विवेलेंस क्लास के अंदर होंगे जो आपस में कैसे हो, पैरेलल। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि अनकाउंटेबल सेट का जो क्वोशंट स्पेस में भी काउंटेबल हो सकता है। तो यहां से हमारे पास हमें रॉन्ग ऑप्शन ढूंढना था। तो यानी कि जो सेट ऑफ डिस्जॉइंट इंटरवल हमेशा काउंटेबल होते हैं, प्रॉपर मैक्सिमम डिफरेंशिएबल ये भी सी होता है, और अल्जेब्राइक हमारे पास इसकी क्वांटिटी होती है अल्जेब्राइक नंबर की। अब अल्जेब्राइक नंबर क्या होता है, जो किसी न किसी उस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन होते हैं जिनका कोएफिशिएंट रैशनल नंबर से होता है, उन सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, अल्जेब्राइक नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 को क्या कह सकता हूं, ये एक √2 एक कैसा नंबर है, रैशनल है। क्यों? क्योंकि मैं एक पॉलिनोमियल डिफाइन कर सकता हूं x² - 2 = 0, जिसको सेटिस्फाई कर रही है। क्या x एक अल्जेब्राइक नंबर है? हाँ। क्यों? क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है किसको, x² = -1, तो देयरफॉर x² = +1 = 0। तो ये i भी क्या हो गया, क्वेश्चन। यानी कि अल्जेब्राइक नंबर जो ही नहीं क्यों रैशनल होगा। अल्जेब्राइक नंबर वो नंबर होता है जो किसी ऐसे पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है जिसकी कोएफिशिएंट रैशनल नंबर से आती है। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, बट हमें फॉल्स पूछना था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 17 में, और 17 में 2 ऑप्शन है, मतलब 2 सेट दिया है ई और एफ। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है, मतलब इन दोनों में देखना है कि कौन सा ओपन है और कौन सा क्लोज है, कि ई एंड एफ बोथ आर क्लोज, एफ इज क्लोज बट ई इज नॉट, यानी कि इसमें क्लोज बताना है। अब ध्यान से देखो, पहला सेट क्या है कि n/n+1 है। एक काम करो, इसके लिमिट पॉइंट निकाल दो, 1 आती है। क्या 1 सेट के अंदर है? नहीं। तो अगर लिमिट पॉइंट कब होता है, जब उसका जो क्लोज, मतलब जो लिमिट पॉइंट क्लोज कब होगा, जब उसके लिमिट पॉइंट 1 बिलोंग करनी चाहिए सेट को, बट ये नहीं बिलोंग कर रहा है, मतलब जो f है वो क्लोज नहीं होगा। सेकेंड हमारे पास आ रहा है 1/1 - x सच दैट <x है। तो जब भी इस टाइप के आते हैं उसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, और ग्राफ से पता है कि कोई भी लाइन वगैरह हो वो हमेशा क्या होती है, क्लोज होती है। 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इसको टच नहीं कर रहा है, बट 1 पुट करने पे इसकी वैल्यू से कंटिन्यू चलती जाएगी। मतलब इस टाइप का ग्राफ है, तो क्लियरली ये ग्राफ कैसा है, क्लोज है। हमें ग्राफ को देख के, इसे देख के हमें इसके ग्राफ का अंदाजा नहीं लगाना है। ये तो खत्म ही हो रहा है ना, जिस पॉइंट पे ये ओपन है वो पॉइंट तो मेरा डिस्क्राइब ही नहीं हो रही है, तो ये तो चलते जाएगा। और मालूम है कि इन्फिनिटी तो वैसे भी क्या होती है, तो अगर हम इसका सेट डिफाइन करेंगे, इन्फिनिटी तो क्लोज ऐसा लिखते ही नहीं है, तो ये तो हमेशा क्लोज होगा। ऐसे किसी ने कहा कि a to ∞, क्या ये क्लोज है? हाँ, तो क्लोज है ना, ये साइड से क्लोज हो गया, इससे कुछ मतलब नहीं। तो यहाँ पे 1 हो, इससे कुछ मतलब नहीं, ये तो यहाँ पे क्लोज है और ओपन है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, तो चलते जाएगी, तो क्लियरली ये क्लोज है। तो देयरफॉर जो इसमें जो सेट ई है ये क्लोज नहीं होगा और एफ क्लोज होगा। तो ऑप्शन नंबर, मतलब जो एफ है वो क्लोज होगा और ई नो, मतलब ये राइट हो जाएगा, बाकी ए सी डी ऑप्शन नो। अब क्वेश्चन नंबर 18, ये वेरिएंट वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है
कि an+1 इज इक्वल टू 1/2 an+2/n। एक्चुअल में टाइम बहुत हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में या फिर इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर लेके आऊंगा जो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी जैम में भी काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नेट का हो चाहे गेट, ये क्वेश्चन वेरिएंट वाले काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम ये 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन और बाकी सब बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में यहां पे मैंने एक लेक्चर लिया था सम ऑफ सीरीज का, तो वहां पे मैंने आपको काफी सीरीज लिख के दिए थे, तो वो लेक्चर जिसने भी नहीं देखा वो देख लेना, कि मैंने आपको कुछ एक्सपांशन बताया था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 1/1 माइनस एक्स का एक्सपांशन निकला, तो इसका एक्सपांशन होता है समीशन x टू n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी वेयर मॉड x इज लेस देन 1। ठीक है, अब ये हमारे पास 1/1 माइनस एक्स का एक्सपांशन हो गया। अगर मैं इसका इंटीग्रेट करूं, तो इंटीग्रेट करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा log 1 माइनस एक्स। अब माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस से काम करते हैं, माइनस यहां लगा देते हैं, माइनस यहां लगा देंगे और इसका जो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x टू n+1। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब ध्यान से सुनना, तो यहां पे समेशन n इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस x टू n अपॉन n+1। तो सॉरी, इसमें मेरे ख्याल से इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, इससे नहीं होगा। 1/1 माइनस एक्स इज इक्वल टू समेशन x टू n इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x के डेरिवेटिव होती है -1/x², यानी कि 1/-1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये माइनस एक्स का फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और समेशन n इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x टू n -1, और ये n यहां आ जाएगा। अब ध्यान सुनना, ये जो x टू -1 है ना, इसे हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो ये x टू -1 बाहर आ जाएगा, और समेशन n इज गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x टू n इंटू n। अब ये x इनवर्स को गायब करना है, दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो ये हो जाएगी। तो यही तुमसे पूछा था, सिर्फ यहाँ पे x के प्लेस पे क्या पुट करना। अब ध्यान से देखो तो इसी की तरह से तो दिख रहा है। तो यहां पे अगर मैं x के प्लेस पे 1/4 पुट कर दूं तो इसी के तरीके से हो जाएगा n 1/4 टू n, n की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है। अच्छा, ये 1 हो जाएगा, क्यों 1 हो जाएगा, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, अगर मैं सपोज फॉर एग्जांपल इसको ओपन करूं तो ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो x से स्टार्ट होगा, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 1 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे e⁻x में होता है, तो यानी ये तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। सिर्फ यहाँ पे x के प्लेस पे 4 पुट कर दो, यानी यहाँ पे x के प्लेस पे 4 पुट करना है, तो ये ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 1 माइनस 4, तो यानी कि 4 माइनस 3/4, 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9/4 हो जाएगा, और ये x के प्लेस पे 1 डायरेक्ट पुट कर देते हैं, यानी कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर x के प्लेस पे 1/4 पुट करेंगे तो वो मिल जाएगा, यानी कि 1/4 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। तो ये 4 माइनस 1/4 4 माइनस 3/4, और 3/4 का स्क्वायर लेंगे तो 9/16, तो यानी कि ये 9/4, 4 ऊपर जाएगा, यानी कि आंसर 4/9, यानी कि जो आंसर होगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 4/9। तो 4/9 आंसर राइट है, ए सी डी ऑप्शन के रॉन्ग हो जाएंगे। अब ऐसे ही ध्यान दो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब इस क्वेश्चन में -1/1/n ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस नहीं होता, क्योंकि ये 1/n और 1/n ये हार्मोनिक सीरीज कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होता। 1/√n बाय ज्योमेट्रिक्स पी सीरीज टेस्ट, इसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ,
और 1/n/p कन्वर्जेंट कब होता है, जब p की वैल्यू ग्रेटर देन, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब यहां ध्यान दो, अगर मैं इसका ऑब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट मतलब इस पे मॉड लेता हूं तो ये 1/n/p वेयर p इज ग्रेटर देन 1, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। ऐसे ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये क्या नहीं होता, ये भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो देयरफॉर तो ये 20 क्वेश्चन हो गए, बाकी 18 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो टाइम हो गया है, इसके लिए आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कल सबको रेडी रहना है 5 o'clock को, या फिर जो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 5 o'clock को नहीं अटेंड कर सकते हैं तो वो बाद में भी, पर 12 o'clock के पहले आप सबको सबमिट करना है। जो 12 o'clock के पहले अगर सबमिट करेगा उसी का मतलब जो भी रैंक वगैरह होगा उसी का काउंट होगा, बाकी लोग का रैंक में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो कल आपको 5 के बाद कभी भी रेडी रहना है। तो 5 बजे मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप अपने टाइम के हिसाब से, जैसे अगर किसी का जॉब वगैरह है या फिर जब टाइम मिलता है तो 12 o'clock के पहले आपको सबमिट करना। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।